हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? गुड इवनिंग। छोटा कर देना, थोड़ा छोटा। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा इधर खींच देना इसको। ठीक है, ओके ओके बच्चों। सो गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए जी, चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? मानव जनन। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल से क्लासेस जो है 3 बजे लगना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो कल से 3 बजे से क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। कल से 3 PM पर क्लासेस होंगी, कल से। डन? ओके जी। चलिए, मानव जनन पढ़ रहे हैं बेटा, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, 3 से 5.5 ढाई घंटे की क्लास होगी बेटा कल से। कल से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बायो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री के दुगना है, तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। आइए बेटा, मानव जनन चैप्टर हमारा ये चल रहा है, जिसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे युग्मक जनन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था, शुक्र जनन पढ़ लिया था, और शुक्राणु की संरचना पढ़ ली थी। आई होप ये सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है बच्चों के लिए, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता। एक तो ये, एक आर्तव चक्र, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो कई बार समझ में नहीं आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इसको करते हैं, अंड जनन समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ डायग्राम है जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, पहले अपन अपने तरीके से पढ़ेंगे। किसके बारे में? अंड जनन के बारे में स्टार्ट करते हैं। करें, स्टार्ट करें? हाँ जी, ठीक है। आइए, सो अंड जनन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंड जनन। सबसे पहला बिंदु, ये अंड जनन कब स्टार्ट होता है? ये प्रोसेस जो होती है ये मादाओं में होती है, और इस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, अंडाणु का निर्माण होता है। पहले है ना, थोड़ी सी ध्यान से सुनिए, पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बातें करेंगे, जो भी डाउट होंगे उनको देखेंगे। पहले एक बार पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये जो अंड जनन जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सीधी सी बात है, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु ओवम का निर्माण। ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या बोला? अंड जनन, है ना, ठीक है। और ये जो अंड जनन जो है, ओवम का निर्माण जो है, ये मादाओं के अंदर कब स्टार्ट हो जाता है? तो मादा में स्टार्ट कब होता है? हाँ जी, जैसे नर में अगर आपको याद आ रहा हो, शुक्र जनन प्रक्रिया जो थी वो कब स्टार्ट होती थी? जब एक नर जो होता था लगभग 12 से 14 वर्ष का होता था, तो उसके अंदर शुक्र जनन प्रक्रिया संपन्न होती थी, यानी जन्म के लगभग 12 से 14 वर्ष के बाद में होती थी। ये कब होती है? ये कब होती है? तो याद रखना, मादा में ये कब स्टार्ट होती है? जन्म से पहले। कब होती है? जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। जब एक मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है तब ये स्टार्ट हो जाती है। अब आप पूछेंगे कौन से महीने में? तो लगभग 2nd to 3rd मंथ जो होता है, किसका? गर्भावस्था का, गर्भकाल का, गर्भावस्था का, प्रेगनेंसी का 2रा से 3रा महीना जब स्टार्ट हो जाता है, तो तब ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है मादा में। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? बताइए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? 2 से 3 महीने का जब होता है तब स्टार्ट होती है। जिसने भी लिखा है 25 हफ्ते, वहां पर उसका मेजर पोर्शन समाप्त हो जाता है। 25 हफ्ते भैया, 2 से 3 महीने में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। राघवेंद्र ठाकुर, कृपया करके पढ़ाई कर लो कंटिन्यूअसली, एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अंड जनन, अंडाणु का निर्माण कब स्टार्ट हो रही है? जन्म से पहले। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। कब? 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाती है, 3rd मंथ में स्टार्ट हो जाती है। कौन सी? आपकी ये अंड जनन प्रक्रिया। डन। अब इस चीज को समझते हैं। सपोज ये एक
मादा है जो गर्भवती है। ये एक मादा है जो गर्भवती है, ये इसका अंडाशय है, ये इसका गर्भाशय है। ठीक है जी। और इसके अंदर ये है इसकी बच्ची, ठीक है। ये तो मादा का क्या है, गर्भाशय, उसके अंदर ये है बच्ची उसकी, फीमेल, मादा भ्रूण है ये। अब ये जो मादा भ्रूण है, ध्यान से देख, इस मादा भ्रूण के अंदर भी तो अंडाशय होगा, ये मादा भ्रूण का अंडाशय, ठीक। तो ये है मादा भ्रूण का अंडाशय। कौन है ये, मादा भ्रूण का कौन है बेटा, ये अंडाशय है। ठीक है। कभी भी चीज समझ में ना आए, हर एक एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेकर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सपोज मैं एक महिला हूं, मैं एक स्त्री हूं जो गर्भवती हो चुकी हूं, डन। मेरे गर्भ के अंदर, मेरे गर्भाशय के अंदर, मेरे यूट्रस के अंदर कौन है, बच्ची है, मादा है। और उस बच्चे के अंदर जो अंडाशय है, उस मादा भ्रूण का जो अंडाशय है, उसमें स्टार्ट हो गया है क्या, अंड जनन। डन। आइए, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। इस बच्ची के इस अंडाशय में स्टार्ट हो चुका है क्या, आपका अंड जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर है, चलें आगे, आइए बढ़ते हैं। सपोज ये है अंडाशय, किसका, मादा भ्रूण का अंडाशय है। किसका अंडाशय है, मादा भ्रूण का कौन है, ये अंडाशय है। ध्यान से सुनना, ये वाला जो अंडाशय जो था, ये वाला अंडाशय मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मादा भ्रूण का अंडाशय। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, यहां पर कोई उपकला थी जिसको हमने जर्म उपकला बोला था। कौन सी उपकला थी, जर्म उपकला थी, जर्मिनल एपिथेलियम थी, याद आ रहा है, जर्म उपकला थी, जर्मिनल एपिथेलियम, याद आ रहा है मेरे भाई। जर्म उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इसके नीचे एक और स्तर थी, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, याद आ रहा है। इसके नीचे यहां पर एक और स्तर थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो हम नहीं बना रहे हैं। अंदर कौन था, याद कर, स्ट्रोमा था। कौन था, स्ट्रोमा था। ऐसी बातें याद आ रही हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलें आगे, आइए। अब ये कौन है, इधर देख, ये है जर्म उपकला की कोशिकाएं। अब प्लीज यहां से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा, विनती रहेगी आपसे कि प्लीज जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो चीजें आगे समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी, एक टीचर से अपने बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसको ध्यान से सुन लो, नहीं तो चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, डन, क्लियर है। हाँ जी बेटा, स्टार्ट हो रहा है शबाना, स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इस अंग के अंदर प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ये कौन है, जर्म उपकला की कोशिकाएं हैं। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले हम ये जो अंड जनन जो पढ़ने वाले हैं, ये अंड जनन हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, 2 स्टेप्स में। ठीक है, सबसे 2 तरीके से पढ़ेंगे, 2 प्रकार से पढ़ेंगे, 2 चरण में नहीं, 2 प्रकार से पढ़ेंगे हम यहां पर। सबसे पहला प्रकार सिंपल, एक होएगा सिंपल प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे यहां पर, और एक होएगा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सबसे पहले हम सिंपल वाला तरीका देखते हैं। आप में से कितने बच्चों को शुक्र जनन याद आ रहा है, याद आ रहा है। आप में से कितने बच्चों को शुक्र जनन याद आ रहा है। आप में से कितने बच्चों को शुक्र जनन याद आ रहा है। शुक्र जनन में जरा जल्दी से मुझे बताइए, सबसे पहले कौन था, नर जर्म कोशिका थी। नर जर्म कोशिका ने क्या किया था सर, विभाजन किया था, और विभाजन करके क्या बनाया था सर, शुक्राणु जन कोशिका बनाई थी। शुक्राणु जन कोशिका ने वृद्धि करके क्या बनाया था, प्राथमिक
शुक्राणु कोशिका बनाई थी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाई थी। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ने फिर क्या किया था सर? द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनाई थी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, कुछ रीजन है इसलिए। क्या हुआ था यहां पर? अर्धसूत्री प्रथम हुआ था, अर्धसूत्री प्रथम हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय शुक्राणु कोशिका ने फिर वापस से क्या किया था? अर्धसूत्री द्वितीय किया था, जिससे क्या बनी थी? शुक्राणु प्रसू बनी थी। क्या हुआ था यहां पर? अर्धसूत्री सेकंड हुआ था, ठीक है। फिर वो शुक्राणु प्रसू किस में बदल गई थी? शुक्राणु में बदल गई थी। डन। अब ये जान पूछकर बताया गया है, रीजन ये था, कंपैरिजन दिखाना था। सेम टू सेम प्रक्रिया मादाओं में होती है, जिसका नाम है अंडजनन। कैसे कैसे देख, जैसे तेरे को याद आ रहा होगा, नर में जो जर्म कोशिका थी उसको हमने क्या बोला था? नर जर्म कोशिका। जैसे जर्म उपकला याद आ रही है? जर्म उपकला, नर के अंदर शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर जर्म उपकला थी, जिसमें नर जर्म कोशिका थी, नर जर्म कोशिका थी। ऐसे मादाओं में भी यहां पर ये कौन है? ये कोशिका कौन है सर? ये मादा जर्म कोशिका है, मादा जर्म कोशिका, ठीक है। सेम टू सेम, जैसे नर जर्म कोशिका ऐसे मादा जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका ने क्या किया था? विभाजन किया था। ऐसे मादा जर्म कोशिका भी क्या करेगी? विभाजन करेगी। इन्होंने विभाजन करके क्या बनाया था? शुक्राणु जन कोशिका। ये बनाएंगी अंड जन कोशिका, अंड जननी कोशिका। प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर इन्होंने विभाजन करके क्या बनाया था? शुक्राणु जन कोशिका। इन्होंने बनाई है अंड जननी कोशिका। क्या करके? विभाजन करके। तुलना करते जाइएगा, फटाफट तुलना करते जाइएगा, कंपैरिजन करते जाइएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी यहां पर साइड में लिख दूंगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। डन। अब जरा सोच, शुक्राणु जन कोशिका ने वृद्धि करी, ऐसे अंड जननी कोशिका भी क्या करेंगी सर? वृद्धि करेंगी। यस। और इन्होंने वृद्धि करके क्या बनाई थी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये क्या बनाएंगी? प्राथमिक अंड कोशिका। क्या कहलाएगी? प्राथमिक अंड कोशिका, या इसको प्राथमिक अंडक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? प्राथमिक अंडक भी कह देते हैं। सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। डन। तुलना करते जाइएगा, सिंपल। अब जरा सोच, इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ था? अर्धसूत्री प्रथम। यहां पर भी क्या होएगा? अर्धसूत्री प्रथम। आइए जनाब, क्या होएगा? अर्धसूत्री प्रथम, ठीक है, ओके। यहां पर अर्धसूत्री प्रथम हुआ था तो क्या बनी थी? द्वितीय शुक्राणु कोशिका। यहां पर अर्धसूत्री प्रथम होएगा तो क्या बनेगी दोस्त? द्वितीय अंड कोशिका, या द्वितीय अंडक बोल सकता हूं। कोई तकलीफ? सेम टू सेम चीज चल रही है, सेम टू सेम चीज चल रही है, ठीक है। चलो, द्वितीय शुक्राणु कोशिका ने क्या बनाया था? अर्धसूत्री सेकंड करके शुक्राणु प्रसू। ये क्या करेंगे? अर्धसूत्री सेकंड करके अर्धसूत्री सेकंड जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सीधी सी बात है, यहां पर किसका निर्माण होएगा? अंडाणु का। खत्म, खत्म। ये है, इतनी सी बात थी। ये है क्या? अंडजनन। सोच, यहां पर विभाजन हुआ, हां सर हुआ। यहां पर भी विभाजन हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर यहां पर वृद्धि हुई, यहां पर भी वृद्धि हुई। फिर यहां पर अर्धसूत्री प्रथम हुआ, यहां पर भी अर्धसूत्री प्रथम हुआ। फिर यहां पर अर्धसूत्री सेकंड हुआ, यहां पर भी अर्धसूत्री सेकंड हुआ। गैमेट ये बन चुका था, ये युग्मक ही था, बस इसमें आकार में परिवर्तन हुआ था। यहां कोई आकारिकीय परिवर्तन नहीं होएगा, यहां पर कोई आकारिकीय परिवर्तन नहीं होएगा। कि जैसे यहां पर शुक्राणु प्रसू में आकार में परिवर्तन हुआ था, याद कर, ये गोल कोशिका थी और फिर आकारीय परिवर्तन हुआ था और फाइनली क्या बने थे? शुक्राणु बने थे। यहां पर कोई आकारिकीय परिवर्तन नहीं होएगा, सीधा द्वितीय अंडक से क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। यह है सिंपल तरीका अंड जनन का, सिंपल प्रोसेस है। कौन सा? अंड जनन का, है ना। कैसा लगा? सिंपल लगा? कोई तकलीफ हुई इसको पढ़ने में? कोई कंफ्यूजन हुआ इसको पढ़ने में?
कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? ऑलमोस्ट सेम लग रहा था, लेकिन डिफरेंसेस हैं। अब क्या डिफरेंसेस है वो हम पढ़ेंगे। ये हमने तरीका जो देखा था, ये पढ़ा हमने सिंपल प्रोसेस किस चीज का, हमारे अंड जनन के 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने ये सिंपल प्रोसेस पढ़ा है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी इस तरीके से बता रखा होता है। ये देख, प्राथमिक जननी कोशिका, फिर अंड जननी कोशिका, प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक, अंडाणु, खत्म। बताओ इसमें क्या टफ था? मधु कह रही है बहुत टफ था, वेरी टफ। बताओ, कह रही है बहुत टफ था। बोलिए जनाब, यही की यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, सेम टू सेम कंपैरिजन करके बताया है। जिस तरीके से शुक्राणु का निर्माण हुआ था, शुक्र जनन हुआ था, वैसे अंडाणु का निर्माण हुआ, सेम टू सेम तो था। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा स्टेप? अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, जटिल प्रक्रिया, जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा समझने में, जो वास्तविक है, जो एक्चुअल है, जिसको हम सीरियसली पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चीज अभी के अभी अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा तुरंत, फटाफट, जल्दी से। ये चीज अभी के अभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैं आपसे पूछता जाऊंगा, याद रखना। आइए हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने। सबसे पहले ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर ये मादा भ्रूण का अंडाशय है। इस मादा भ्रूण के अंडाशय में ये कौन है? जर्म उपकला है, और इस जर्म उपकला के अंदर ये कौन है? जर्म कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा? ये जर्म कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? ये जर्म कोशिकाएं। डन, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहां पर ये जर्म कोशिका, सिमिलरली ये जर्म कोशिका, सिमिलरली ये जर्म कोशिका, ये जर्म कोशिका, ये जर्म कोशिकाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जर्म कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, ये जर्म कोशिकाएं लगातार क्या करेंगी? ये जर्म कोशिकाएं अपनी जगह से खिसक कर यहां पर आती हैं। इतना डिटेल में वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा, ये जर्म कोशिकाएं, जर्म कोशिका, इनको हमने क्या बोला? मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका। इनका एक और नाम होता है, इनको हम आदि जर्म कोशिका भी कहते हैं। इनको मादा जर्म कोशिका या आदि जर्म कोशिका भी बोलते हैं। ये आदि जर्म कोशिका या मादा जर्म कोशिका जो होती है, ये यहां से यहां पर आती है, अपने स्थान से खिसक कर यहां पर आती है। अब आपका प्रश्न होगा, सर अगर ये यहां आ जाती है, अगर ये यहां आ जाती है तो ये जगह खाली हो जाएगी, 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 ये जगह खाली हो जाएगी। यस, तो फिर इनको कौन भरेगा? अभी तक देख, यहां पर जर्म उपकला की जो दूसरी कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिका, ये वाली कोशिका, ये वाली जो कोशिका है, ये विभाजन करेंगी। सोच, इस वाली कोशिका ने विभाजन किया, इस वाली कोशिका ने विभाजन किया, इस वाली कोशिका ने विभाजन किया, उस खाली जगह को भर दिया, उस खाली जगह को भर दिया है। सिर्फ कंसेप्ट इतना सा समझना था दोस्त, कि कुछ स्पेसिफिक जर्म कोशिकाएं, कुछ स्पेसिफिक जर्म कोशिकाएं यहां से अपने स्थान से खिसककर यहां पर किस में आ रही है? स्ट्रोमा में आ रही है, स्ट्रोमा में। अब इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया क्या? मादा जर्म कोशिका। ठीक है, सिंपल। अब ये मादा जर्म कोशिका, ये मादा जर्म कोशिका सर क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा यहां पर अंड जनन करवाना है। इस जगह पर, यहां पर ये कोशिकाएं लगातार क्या करेंगी? विभाजन करेंगी, लगातार क्या कर रही हैं? विभाजन कर रही हैं। अपने क्वेश्चंस के पिटारों को थोड़ी देर के लिए शांति रखिएगा और पहले सुन लीजिएगा, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएंगी। ये लगातार क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। अब इमेजिन कर, ये अगर लगातार विभाजन करेंगी तो क्या बहुत सारी कोशिका यहां पर बनेंगी? बहुत सारी कोशिका यहां पर बन जाएंगी, बहुत सारी कोशिका यहां पर बन जाएंगी, बहुत सारी कोशिकाएं यहां पर बनेंगी। ठीक है, अब ये जो कोशिकाओं का समूह जो तुमको दिख रहा है, ये समूह, इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, इसको जब इस संरचना को जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो ये संरचना कुछ ऐसे प्रतीत होती है, जैसे
इस तरीके से, ऐसे। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड याद होगा, कितने बच्चों को ये वर्ड याद है, रज्जू? रज्जू, कितने बच्चों को ये वर्ड याद है, रज्जू? रज्जू 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 मीन्स एक नोड, एक धागा। याद आ रहा है? ये संरचना ऐसे लग रहा है जैसे अंदर की तरफ धागे से बन रहा है। क्या बन रहा है अंदर की तरफ? ये धागा सा बन रहा है, ये धागा सा बन रहा है, ये धागा सा बन रहा है, धागा धागा धागा। इस संरचना को बोला जाता है, ये जो संरचना यहां पर बनी है, इन संरचनाओं को बोला जाता है अंडवाही रज्जू। इन संरचनाओं को बोला जाता है अंडवाही रज्जू। ठीक है, नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन बताना जरूरी है, नहीं पड़ेगा तो नहीं समझ में आएगी ये वाली चीज। ठीक है, इन संरचनाओं को क्या बोला जाता है? अंडवाही रज्जू। अब आप मुझे बताइए, इस अंडवाही रज्जू को मैं यहां पर बना रहा हूं इस तरीके से। ये इस तरीके से कई सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, अंडवाही रज्जू की कई सारी कोशिकाएं हैं, जिसमें से एक कोशिका, ध्यान से देखना, जिसमें से एक कोशिका बड़ी होती जाती है। क्या बोला हमने? इस अंडवाही रज्जू में ये जो नर जर्म कोशिका जो थी, इसमें से ये एक कोशिका जो होती है, ये एक कोशिका, ध्यान से देख, इस एक कोशिका को बोलते हैं अंडजननी कोशिका। अंडजननी कोशिका। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन, ध्यान से सुन। मैंने बोला यहां पर मादा जर्म कोशिका थी। कौन सी? मादा जर्म कोशिका थी। वो अपने स्थान से अंदर स्ट्रोमा में आई, और स्ट्रोमा में आकर लगातार उसने क्या किया? विभाजन किया। लगातार विभाजन करके समूह बनाया, एक बहुत इस तरीके से धागे रूपी समूह बनाया है, जिसको हमने बोला अंडवाही रज्जु। अब इस अंडवाही रज्जु के अंदर एक कोशिका है, ये एक कोशिका जिसका नाम है अंडजननी कोशिका। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। एक बच्चा बोल रहा है सर ये सिर्फ 5 ही होती है क्या? अरे भैया हजारों लाखों होती हैं। ये कितनी होती है? लाख, 1-1.5 लाख के आसपास होती है ये रज्जु। इतनी सी बात समझ में आ गई? डन। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या जर्म कोशिका ने विभाजन किया और विभाजन करके फाइनली इस रज्जु के अंदर अंडजननी कोशिका का निर्माण किया है? ये अंडजननी कोशिका है, यही बताया मैंने। जर्म कोशिका विभाजन करके क्या बना रही है? अंडजननी कोशिका। ये अंदर सेंटर में अंडजननी कोशिका है। अब आगे क्या होगा? आगे देखते हैं। यहां पर यह है अंडजननी कोशिका, और ये इस तरीके से कई सारी कोशिकाएं हैं। आराम से सुनना। यह है अंडजननी कोशिका, अंडजननी कोशिका, और इसके साइड में ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं तंतु कोशिका। इनका नाम होता है तंतु कोशिका। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? तंतु कोशिका बोलते हैं। याद रखना, वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं? तंतु कोशिका। ठीक है जनाब। अब आगे क्या होएगा? अब ये कुछ तंतु कोशिका, अंडजननी कोशिका के आसपास कुछ तंतु कोशिका जो है ये डिप्लीट होती जाती है, खत्म होती जाती है। क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है। क्यों? उनका लाइसोसोम, याद आ रहा है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है। इन कोशिकाओं का जब लाइसोसोम फट जाएगा तो याद करिए कोशिका नष्ट हो जाएंगी, और ये जब नष्ट हो जाएंगी तो इनका पोषण किसको मिलेगा? सर इस अंडजननी कोशिकाओं को इनका पोषण मिल जाएगा। और अंडजननी कोशिकाओं को अगर पोषण मिल जाएगा तो क्या अंडजननी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी? कौन आकार में बड़ी हो गई है? ये जो तंतु कोशिका जो थी, आसपास की जो तंतु कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, और उनका पोषण किसको मिलता जा रहा है? इस अंडजननी कोशिका। ये अंडजननी कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, और ये अंडजननी कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। याद रखना कैसी होती है? ये द्विगुणित। डन। अब क्या होएगा?
अब ये अंडजननी कोशिका आकार में बड़ी हो गई है और इसके चारों तरफ सिर्फ एक सिंगल लेयर मिल रही है। किसकी? सिंगल लेयर मिल रही है। किसकी? इन तंतु कोशिकाओं की। तंतु कोशिकाओं की सिंगल लेयर मिलती है, एकल स्तर बच जाती है बस। मेरा मन कर रहा है मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, प्लीज अच्छे से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। ये एक सिंगल स्तर बच जाती है। किसकी? तंतु कोशिकाओं की। ये जो तंतु कोशिकाओं की एकल स्तर बच जाती है, एकल स्तर, ठीक है। इसको बोला जाता है आदि पुट्टिका। इस संरचना को बोला जाता है आदि पुट्टिका। इस संरचना को हमने क्या बोला? आदि पुट्टिका। प्रिमिटिव फॉलिकल बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव फॉलिकल, आदि पुट्टिका, ठीक है। जिसमें बीच में कौन है सर? बीच में है ये अंडजननी कोशिका जो आकार में बड़ी हो गई है और चारों तरफ क्या मिल रही है? कौन? आपकी तंतु कोशिका। डन। अब रुक जा, शांति से रुक जा, प्राथमिक पुट्टिका आएगा। रुक जा। इतनी सी बात समझ में आई? अब इधर देख, ये जो आकार में जो बड़ी हो गई है, ये अंडजननी कोशिका आकार में क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। खुद सोच, इस आकार में बड़ी हुई अंडजननी कोशिका को मैं क्या नाम दूंगा? दिमाग लगा। जब अंडजननी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है यानी वृद्धि कर लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिमाग लगा। सामने आंसर है। सोच, इस कोशिका को मैं क्या बोलूंगा? सर टेस्ट में क्या आएगा? जो अब तक पढ़ा है सब कुछ। वेल डन चिकारा, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। ये जो कोशिका होगी जब आकार में बढ़ जाती है तब हम इस कोशिका को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंडक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंडक। कोई तकलीफ यहां तक? क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक बोलेंगे। डन। ये प्राथमिक अंडक है और उसके चारों तरफ कौन मिल रही है सर? ये तंतु कोशिका मिल रही है। ओके जनाब, चलें आगे। अब आगे देख, आगे क्या होगा? हर एक स्टेप को देखता जाइए। ये वही प्राथमिक अंडक है, ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन मिल रही थी? ये तंतु कोशिका मिल रही थी। हाँ सर, तंतु कोशिका मिल रही थी। अब ये जो तंतु कोशिका है, ये तंतु कोशिकाओं के आकारीय परिवर्तन होता है। इन तंतु कोशिकाओं में आकारीय परिवर्तन होता है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे बता पाएगा इस संरचना को देखकर कि यहां पर ये जो तंतु कोशिका है इनका आकार कैसा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये लंबी लंबी बन गई है? और इनमें केंद्रक जो है आधार पर मिल रहा है। कौन मुझे बताएगा ये कोशिका जो तंतु कोशिका जो थी, जो गोलाकार से कैसी हो गई है? क्या आपको ये घनाकार दिखाई दे रही है या ये स्तंभाकार दिखाई दे रही है? सोच, लंबी लंबी। अरे गुरु, ये लंबी लंबी इस तरीके से जिसमें केंद्र कहां पर होता है? आधार पर होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्तंभाकार बोलते हैं। ये कोशिकाएं स्तंभाकार हो गई हैं। नाउ दीज सेल्स, ये जो कोशिका है इनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका या सिंपल पुट्टकीय कोशिका। याद रखना, इनको हम या तो ग्रेनुलोसा कोशिका बोलते हैं या क्या बोलते हैं? पुट्टकीय कोशिका बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था यहां तक? चलें आगे जनाब। अब अभी रुक जा, अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसके बीच में कौन है सर? बीच में है हमारा प्राथमिक अंडक। ये कौन है? प्राथमिक अंडक है। और चारों तरफ एक स्तर मिल रही है किसकी? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की या पुट्टकीय कोशिकाओं की। दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होएगा? रुक जा अभी, जोना पेलुसिडा, अभी रुक जा, वेट कर। ये संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आगे क्या होएगा? आगे ये जो पुट्टकीय कोशिका या ग्रेनुलोसा कोशिका है, सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना।
ये ग्रेनुलोसा कोशिका या पुट्टी कोशिका, ये जो पीली पीली सी दिख रही है, ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो स्तर बनाती है। क्या सर? ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो स्तरें बनाती है। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ दो स्तरें बनाती है। अंदर की तरफ जो दो स्तर बनाती है, किसके चारों तरफ बनेगी वो अंदर वाली स्तर? सर, प्राथमिक अंडक के चारों तरफ बनेगी। और बाहर की तरफ जो स्तर बनाई जा रही है, ये बाहर की तरफ स्तर बनाई जा रही है। अब सर, जो बाहर की तरफ स्तर बनाई जा रही है उसका नाम क्या है? बाहर की तरफ जो स्तर बनाई गई है उसको बोलते हैं बेसल लेमिना। क्या बोलते हैं? बेसल लेमिना। और अंदर की तरफ जो स्तर बनाई जा रही है उससे प्रश्न पूछा जाता है। अंदर की तरफ ये जो स्तर बनाई गई है पिंक कलर की, जो मैंने आपको दिखाई दी है, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। अब मुझे बताइए, जोना पेलुसिडा और बेसल लेमिना, ये दोनों स्तरें किसने बनाई? सर, इन पुटकीय कोशिकाओं ने बनाई है। जोना पेलुसिडा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कौन है? बेसल लेमिना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जोना पेलुसिडा कैसी स्तर है, ये किससे बनी हुई है? तो याद रखना, ये एक म्यूकोपेप्टाइड स्तर होती है, श्लेष्मा स्तर होती है या श्लेष्मीय स्तर होती है। श्लेष्मा से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड्स होते हैं इसमें। ठीक है, कैसे होते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, म्यूको वर्ड किससे आया होगा? म्यूकस, श्लेष्मा। और पेप्टाइड वर्ड किससे आया होगा? प्रोटीन। यानी एक ऐसी स्तर जिसमें प्रोटीन और म्यूकस, प्रोटीन और श्लेष्मा होंगे, वो क्या कहला रही है? आपकी जोना पेलुसिडा। डन। एक क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा था, उसमें लिखा हुआ था, क्या जोना पेलुसिडा एक कोशिकीय स्तर है कि अकोशिकीय स्तर है? सोच, दिमाग लगा जल्दी से। जोना पेलुसिडा जो है, क्या वो एक कोशिकीय स्तर है? कोशिकीय स्तर है या अकोशिकीय स्तर है? यानी कोशिका से बनी हुई है या सिर्फ एक पारदर्शी स्तर है जो कुछ केमिकल से बनी हुई है? सोच, क्या ये सेल है? क्या ये सेल से बनी हुई है? जोना पेलुसिडा सेल्यूलर ले है, सेल्यूलर का मतलब सेल से बनी हुई है, या कुछ केमिकल से बनी हुई है? सर, केमिकल से बनी हुई है। कौन से केमिकल से? म्यूकोपेप्टाइड से। तो ये कैसी स्तर होती है? अकोशिकीय स्तर होती है, ए सेल्यूलर लेयर होती है। भाई देख, ये मैंने कुछ केमिकल डाल दिए जिससे एक स्तर बन गई, और ये मैंने कोशिकाओं से एक स्तर बनाई है। तो नॉर्मल सा मीनिंग समझना था, ये स्तर किससे बनी हुई है? सेल से। ये स्तर किससे बनी हुई है? केमिकल से। तो इनमें से कौन सी कोशिकीय कहलाएगी? ये कोशिकीय कहलाएगी, ये अकोशिकीय कहलाएगी। तो जोना पेलुसिडा जो होती है वो कैसी होती है? अकोशिकीय। डन? क्लियर? ये चीज याद रखना, भूलना चाहिएगा। जोना पेलुसिडा कैसी होती है बेटा? अकोशिकीय स्तर होती है, केमिकल से बनी होती है। क्लियर? फाइनली अब आपके पास, सोच समझकर मुझे बताएं, फाइनली आपके पास एक मादा जो 9 महीने की हो चुकी है, 9 मंथ की जो मादा भ्रूण है, उस मादा भ्रूण के अंडाशय में क्या मिल रहा है? सर, उस मादा भ्रूण के अंडाशय में ये संरचना मिल रही है। मैंने कहा कैसी संरचना? तुमने बोला सर ऐसी। ये जिसके सेंटर में द्विगुणित केंद्रक, बाहर अकोशिकीय स्तर, चलो ऐसे बना देता हूं, बाहर अकोशिकीय स्तर है, और फिर इस तरीके से स्तंभाकार उपकला की ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं, और उन ग्रेन्युलोसा कोशिका के बाहर एक और स्तर है जिसका नाम है बेसल लेमिना। हालांकि ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है बेसल लेमिना, लेकिन कई बार मॉड्यूल्स पढ़ते तो वहां पर ये वर्ड दिख जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। डन? फाइनली इतनी सी बात समझ में। नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो संरचना जो होती है, इस संरचना को बोला जाता है प्राथमिक पुट्टिका।
प्राइमरी फॉलिकल। ये जो संरचना जो थी, इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। वेल डन देव प्रजापत, वेरी गुड। सेल वॉल जो है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, दे आर ऑल्सो ए सेल, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है सर। जोना पेलुसिडा 2n होगी या n होएगी? भोंदूलाल, अरे भोंदूलाल, जब जोना पेलुसिडा कोशिका से नहीं बनी हुई है तो वो 2n और n कैसे होएगी? है रे बांगड़ू। हाँ जी सर, लेयर का नाम लिख दो। अबे तुम हिले पड़े हो क्या रे? ये लेयर के नाम ही तो लिखे पड़े हैं। हाँ जी, चल फाइनली आपके पास ये जो संरचना जो है, जिसमें अच्छा यहां पर कह रहा था, यहां पर लेयर का नाम देख, ये वाली जो है इसको हमने क्या बोला? ग्रेन्युलोसा कोशिका, ठीक है दोस्त। पिंक वाली जो है इसको हमने क्या बोला? जोना पेलुसिडा। अंदर जो है वो कौन मिल रहा है? प्राथमिक अंडक। और ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? प्राथमिक पुट्टिका। हो गया दिल गार्डन गार्डन। पीडीएफ हाईलाइट एनसीईआरटी क्यों नहीं डाली लास्ट चैप्टर की? वाह, नहीं डाली, मन नहीं कर रहा था। और कुछ चांटा लगा देंगे अगर बीच में अगर डिस्टर्ब किया तो। तुर्क समझ में आई? हाँ जी। ग्रेफियन पुट्टिका क्या है? अभी आ रही है। चले, सो ये है प्राथमिक पुट्टिका। ये जो संरचना बनी है ये प्राथमिक पुट्टिका, और ये 9 महीने की लड़की या मादा भ्रूण जो थी उसके अंडाशय में मिल रही है। ये कौन? प्राथमिक पुट्टिका। याद रखना, एक लड़की जब जन्म लेती है, क्या बोला हम? एक मादा शिशु जब जन्म लेती है तो उसके प्रत्येक अंडाशय में यानी ओवरी में लगभग 1 से 1.5 लाख क्या मिलती है? प्राथमिक पुट्टिका मिलती है। क्या मिलती है? प्राथमिक पुट्टिका पाई जाती है। ठीक है, तो एक लड़की जब जन्म लेती है तो लगभग 1 से 1.5 लाख उसके एक अंडाशय में 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका मिल रही थी। सर बेसल लेमिना का कार्य क्या था? ये कोशिकाओं को पास पास रखे रखना, नहीं तो ये कोशिका रप्चर हो सकती, टूट सकती है। ठीक है, हाँ जी सर। कोरोना रेडिएटा, सर ग्रेफियन पुट्टिका। तुमको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है क्या? बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है क्या? अभी सुन लो यार, 1 सेकंड सुन लो। हाँ भाई, 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका एक अंडाशय में मिल रही थी। ठीक है, अभी क्या हुआ? जन्म हुआ है। अब क्या होएगा? इधर ध्यान से सुनना। सर हमने तो 60 से 80 हजार सुना था, मैंने क्या कहा है? ध्यान से सुन ले, कमेंट मत कर, आएगा अभी। सुन पहले ध्यान से। 1 से 1.5 लाख प्राथमिक पुट्टिका कब मिल रही थी? जब जन्म हुआ है, एक लड़की पैदा हुई है, इस दुनिया में आई है, तो उसके एक अंडाशय में 1 से 1.5 लाख क्या है? प्राथमिक पुट्टिका है। अब क्या होगा? अब क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किसका? उस लाली का जन्म हुआ है, उस लड़की का जन्म हुआ है। और स्पेशली लड़कियां जो है इस अंड जनन को अच्छे से समझेंगी। जैसे जब शुक्र जनन आया था तो लड़कों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था समझने में, ऐसे ही फीमेल जो है आराम से समझेंगी, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो 60 to 80,000 जो तुम बार बार लिखे जा रहे हो ना, लिखे जा रहे हो, कमेंट किए जा रहे हो, वो क्या है? जब यौवन प्राप्ति हो जाती है, यौवन प्राप्ति हो जाती है, उस टाइम रह जाती है। तो आएगा ना, थोड़ा सा विकास, थोड़ा सा पेशेंस रख ले यार दोस्त। हाँ जी, क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। अब रुकना, जन्म होने से पहले एक कंडीशन और ध्यान से सुन लेना। अभी जन्म नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी जन्म कराएंगे, अभी कराएंगे। अरे
एक मादा शिशु जब जन्म लेती है तो उसके प्रत्येक अंडाशय में कितनी मिल रही है? 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही है? प्राथमिक पुट्टिकाएं मिल रही है। अब इधर देख, ये थी प्राथमिक पुट्टिका। डन। अब आप मुझे बताइए, प्राथमिक पुट्टिका के अंदर कौन है? प्राथमिक अंडक है। हाँ सर। अब इस प्राथमिक अंडक में तुम क्या कराने वाले हो? सोचो, इस प्राथमिक अंडक के अंदर क्या होना चाहिए? सोच, प्राथमिक अंडक के अंदर क्या होना चाहिए? सर, प्राथमिक अंडक जो था, इस प्राथमिक अंडक के अंदर अगली अवस्था आएगी। क्या स्टार्ट होएगा? अर्धसूत्री प्रथम। क्या होएगा? इस प्राथमिक अंडक के अंदर क्या स्टार्ट होएगा? अर्धसूत्री प्रथम। आजा आज ध्यान से देख, यह है प्राथमिक अंडक। मैं तुमसे पूछूंगा, यह है प्राथमिक अंडक, इसके बाहर कौन मिल रहा है? अभी मैं बना नहीं रहा हूं, आप जानते हैं इसके बाहर कौन मिलेगी? प्राथमिक अंडक के बाहर कौन मिलेगी? जोना पेलुसिडा, फिर ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, वो नहीं बना रहा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। यहां पर यह है प्राथमिक अंडक है, और इस प्राथमिक अंडक के अंदर तुम क्या स्टार्ट करोगे? वेल डन, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। क्या सर? मियोसिस 1। चलो, हमने इसके अंदर क्या कराया? मियोसिस 1। चलो बताओ, मियोसिस 1 में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी? जल्दी से फटाफट बताएंगे। मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या होएगा? जल्दी, मियोसिस 1 की सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? जल्दी से आंसर। मियोसिस 1 की सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, प्रोफेज 1। क्या होएगी? प्रोफेज 1 होएगी ना? हाँ सर। अब याद कर, प्रोफेज 1 जो थी उसकी 5 अवस्थाएं थी। कितने बच्चों को नाम याद है? हाँ भाई, ये जो प्रोफेज जो थी इसकी 5 अवस्थाएं थी। कितने बच्चों को याद है प्रोफेज की 5 अवस्थाएं? हैं? याद है तुमको? 5 अवस्थाओं के नाम हैं? याद है प्रोफेज 1 की जो 5 अवस्थाएं थी? कौन कौन सी थी? लता, जरा पानी दे दो। वेल डन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, याद आ रहा है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हिंदी में भी याद है? हिंदी में भी याद है? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगति, गर्म। याद आ रहा है? पट पटा पट पट पढ़े थे। तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगति, क्रम। याद है ना? हिंदी में भी बोला था। हाँ सर, बोला था। अब इधर सुनना, मुझे बताइए, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के बाद में कौन आएगी सर? प्रोफेज 1 के बाद में कौन आएगी सर? मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, है ना? हाँ सर। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक। हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा, ये अगर कोशिका है, इस कोशिका के अंदर अगर मैं प्रोफेज 1 करा देता हूं, मेटाफेज 1 करा देता हूं, एनाफेज 1 करा देता हूं, टीलोफेज 1 करा देता हूं, है ना, इस कोशिका के अंदर, तो फाइनली क्या हो जाएगा सर? केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। 2 कोशिकाएं बन जाएंगी और दोनों कैसी होंगी? अगुणित होंगी। क्या ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है? क्या ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है? बैकलॉग सीरीज में ये पढ़ा दिया, चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात कि मेरे भाई, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाता है, तभी तो 2 कोशिका बनेंगी ना उसके बाद में। मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं, ये मियोसिस 1 और ये साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा, है ना, तो ही तो 2 कोशिका बनेंगी ना। 2 कोशिका तभी बनेंगी ना। अब इधर देख, मैंने यहां पर इस प्राथमिक अंडक जो था, इस प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट कराया। क्या कराया? मियोसिस 1 स्टार्ट कराया। और मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या कराया? प्रोफेज 1 कराया। प्रोफेज 1 में सबसे पहले लेप्टोटीन करा दी। क्या करा दी? लेप्टोटीन। चलो करा दी, इसमें हो गई लेप्टोटीन। याद आ रहा, बुके स्टेज थी, क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम बनाया था। चलो ठीक है।
फिर मैंने कराया जाइगोटीन। याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र बनेगा। ठीक है, फिर मैंने कराया पेकाइटिन, जीन विनिमय हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, जो जीन्स थे उनका एक्सचेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्लोटीन। जैसे ही डिप्लोटीन आया, जैसे ही डिप्लोटीन आया, इस डिप्लोटीन में क्या था? असंतति अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से दूर 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 क्या हो रहे थे? जा रहे थे, उपांति भवन हो रहा था। याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? उपांति भवन, सॉरी, डायकाइनेसिस में होगा। यहां पर काइजमेटा का निर्माण हुआ था, एक्स आकृति की संरचना बनी थी जिसका नाम था काइजमेटा। यहां पर यह प्रोसेस रुक जाएगी। ये जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो चल रही थी वो डिप्लोटीन अवस्था में आकर स्टॉप हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर स्टॉप क्यों हो जाएगी? क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए, डिप्लोटीन से डायाकाइनेसिस में लाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है और उस हार्मोन का नाम होता है FSH। क्या सर? ऊपर से गया चीरता हुआ। मैंने कहा डिप्लोटीन से डायाकाइनेसिस में लाने के लिए, ध्यान से सुन, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, इधर देख एनाफेज, यहां पर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर कहां से आ गया बुद्धूलाल? डिप्लोटीन में कुछ भी मॉड्यूल उठा लेते हो, उसमें वर्ड देख लो तो वो रख देते हो। यहां पर मैंने बोला डिप्लोटीन से डायाकाइनेसिस में लाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत है जिसका नाम है FSH। सोच, वो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई, वो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई है, क्या उसके अंदर FSH होगा अभी? सोच, उसके अंदर FSH होगा? नहीं होगा। जब FSH नहीं होगा तो मेरे भाई ये ये प्राथमिक अंडक जो था, ये प्राथमिक अंडक क्या इस अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाएगी या नहीं रुकेगी? रुक जाएगी ना। अब आप मुझे बताइए, अब होगा लाली का जन्म। क्या होएगा? लाली का जन्म। किसका जन्म होएगा? गुड़िया का जन्म होएगा, लाली का जन्म होएगा। है किसका जन्म होएगा? मादा का जन्म होएगा। और जब मादा का जन्म होएगा, शिशु मादा शिशु का जब जन्म होएगा, लाली हटा देता हूं, मादा शिशु का जब जन्म होएगा, मादा शिशु का जब जन्म होएगा, तो अब आप मुझे बताइए, उसके प्रत्येक अंडाशय में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके प्रत्येक अंडाशय में क्या मिलेंगे? 1 से 1.5 लाख क्या मिलेंगी? प्राथमिक पुट्टिका। उस प्राथमिक पुट्टिका के अंदर कौन? प्राथमिक अंडक। और वो प्राथमिक अंडक कौन सी अवस्था में रुका पड़ा है? सर वो मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन में स्टॉप है, रुका पड़ा है। बता मेरे भाई, क्या तेरे को ये बात समझ में आई? सर व्हाट इज लाली? लाली मतलब, अरे बेटा, लाला मीन्स लड़का, लाली मीन्स लड़की। बोल मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब सुनिएगा, यह हो चुका है जन्म। अब जन्म से लेकर लगभग एक लड़की जब 10 से 12 वर्ष की हो जाती है, जब वो 10 से 12 वर्ष की होती है तो हम बोलते हैं उसके अंदर क्या आ रही है? यौवन प्राप्ति, प्यूबर्टी। ठीक है, 10 से 12 साल तक, उसके जन्म से लेकर 10 से 12 साल तक उसके अंडाशय में, एक लड़की के अंडाशय में, एक लड़की के अंडाशय में कौन है? सर अंडाशय में कौन है? प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं। और वो प्राथमिक पुट्टिकाओं के अंदर कौन है? प्राथमिक अंडक है, जो रुका हुआ है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? डिप्लोटीन। तो याद कर, तूने चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और वहां पर यह अवस्था आई थी, कौन सी आई थी? डिप्लोटीन। और मैंने तेरे को वहां पर बोला था ये सबसे लंबी अवस्था होती है। याद आ रहा है?
क्या याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ बोला था, और ये बोला था कि मानव जनन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा कि ये डिप्लोटीन क्यों सबसे लंबी अवस्था है, क्योंकि डिप्लोटीन में रुक जाता है ये प्राथमिक अंडक, और ये प्राथमिक अंडक डिप्लोटीन में जब रुक जाता है तो जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक उसके अंडाशय में, लड़की के अंडाशय में ये प्राथमिक अंडक इसी अवस्था में बैठे रहते हैं। 10 से 12 साल तक वो प्राथमिक अंडक इसी अवस्था में पड़े हुए हैं, 12 साल तक। तो सबसे लंबी अवस्था है या नहीं है? डन। अब आपका एक प्रश्न भी होएगा, सर ये 12 साल तक प्राथमिक अंडक जो था, प्राथमिक अंडक जो था, इतने समय तक 12 साल तक अंडाशय में भरे पड़े हैं, है ना? तो इन कोशिकाओं को पोषण कैसे मिलेगा? ये जो कोशिकाएं जो होंगी, ये जो प्राथमिक अंडक है, ये प्राथमिक अंडक है, इसको पोषण कैसे मिलेगा सर? इतने साल तक एक कोशिका अंडाशय के अंदर है, इसको पोषण कैसे मिलेगा? सर क्या ये सेल जन्म होने के बाद बनती है? नहीं मेरे भाई, याद रखना, भूलना जाइएगा, ये भी लिख लीजिएगा, यहां पर लिख देता हूं लिख देता हूं यहां पर। कहां लिखूं? जगह 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 जगह, चलो यहां लिख देता हूं। जन्म के बाद अंड जननी, अच्छा अंड जननी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊगोनिया बोलते हैं। देख, मादा जर्म कोशिका को क्या बोलते हैं? फीमेल जर्म सेल। अंड जननी को क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। प्राथमिक अंड कोशिका को क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलते हैं? आप खुद ही लिख लेंगे, सेकेंडरी oocyte। और अंडाणु को बोलते हैं ओवम, या ऊटिड भी बोल दिया जाता है इसको, ऊटिड। तो ऊटिड बोल दीजिए या ओवम बोल दीजिए। डन। हाँ जी। एक बच्चे ने पूछा क्या सर ये जन्म के बाद भी बनती है? तो याद रखना, जन्म के बाद ऊगोनिया, ऊगोनिया मीन्स अंड जननी, अंड जननी या ऊगोनिया, या उसके बाद में लिख देता हूं एवं प्राथमिक अंडक का निर्माण नहीं होता। याद रखना, किसी भी ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है। सर एमपीएफ क्या होता है? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होता है। हाँ जी। जितनी बननी थी जन्म से पहले ही बन जाती हैं, बाद में नहीं बनती हैं। याद रखिएगा, जितनी भी बननी थी जन्म से पहले बन जाती है, जन्म के बाद में नहीं बनती है। आइए आगे बढ़ते बेटा जी। यहां पर तो प्राथमिक अंडक इतने लंबे समय तक, ये प्राथमिक अंडक जो था, ये प्राथमिक अंडक जो था इतने लंबे समय तक, 12 वर्ष तक अंदर मिल रहा है, अंडाशय के अंदर मिल रहा है। इतने लंबे समय तक इन अंडक के अंदर पोषण कहां से होएगा? कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा? किस तरीके से उनको पोषण मिलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक प्राथमिक अंडक मैं यहां पर बना रहा हूं। ये प्राथमिक अंडक है, कैसा है बेटा? द्विगुणित है, जिसमें अभी अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट नहीं हुआ, डिप्लोटीन में रुका हुआ है ये। ठीक है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया सभी जानते हैं? हाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या सर? वापस से सुन, ये कौन है? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के अंदर कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जन्म से लेकर, माइटोकॉन्ड्रिया जन्म से लेकर फाजली आलम, बॉबी कुमार, चंदन प्रजापति, राघवेंद्र ठाकुर, क्या तुम बच्चे मूर्खों की श्रेणी में आते हो या नहीं आते हो? पहले तो मुझे ये बता दो, आते हो क्या?
नहीं ना, समझदार हो ना, हो समझदार, और समझदार हो तो थोड़ा समझदारी का दिखा सकते हो कि तनिक कोई चीज बता रहे हो उसको सुन लो, कोई चीज समझा रहे हो उसको सुन लो। ये प्राथमिक अंडक है और इस प्राथमिक अंडक के अंदर कौन है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अंदर, ये सोचिए एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और ये कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक रिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इस तरीके से रिंग बना रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो रिंग बन रही है, रिंग, वलय जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस वलय को, इस रिंग को बोला जाता है बालबियानी रिंग। क्या बोला जाता है? बालबियानी रिंग। अब सर ये बालबियानी कौन है? वैज्ञानिक का नाम है बालबियानी, जिसने देखा था ये। तो बालबियानी एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये रिंग देखी थी। सर इन रिंग के अंदर क्या है? ये जो रिंग बनी, इन रिंग के अंदर क्या है? इधर देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, फोकस करना। ये मैं हूं और ये मेरे गर्भ के अंदर ये लड़की है। ये मैं हूं और मेरे गर्भ के अंदर मेरी ये बेटी है। जस्ट इमेजिन, मजाक मत बनाना, सीरियसली होकर पढ़ना, ठीक है? मेरे अंदर कोई यकृत नामक संरचना होती है, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। इस लीवर के अंदर बाल ब्रह्मचारी रिंग नहीं, बाल बियानी रिंग। इस लीवर के अंदर किसके? उस मम्मी के जिसके गर्भ में बच्ची है, उस मम्मी के लीवर में, उसके यकृत में पोषणीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? पोषणीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? पोषणीय पदार्थ, स्पेसिफिकली लिपिड, कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एकत्रित होते हैं, निर्मित होते हैं यहां पर। क्या बोला? इस मम्मी के लीवर में पोषणीय पदार्थों का निर्माण हुआ। स्पेसिफिकली कौन? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कौन? ग्लाइकोजन। ठीक है। और ये सारे पोषणीय पदार्थ कहलाते हैं पीतक। इनको बोला जाता है पीतक, यॉक। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है पीतक, अंग्रेजी में बोला जाता है यॉक। ठीक है। अब ये पीतक, ये यॉक बनने की प्रक्रिया, किसकी बनने की प्रक्रिया? पीतक बनने की प्रक्रिया किसकी? पीतक निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पीतक जनन या वाइटेलोजेनेसिस। याद रखना। तो आपसे कोई पूछे वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे पीतक निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वाइटेलोजेनेसिस। किसमें हुआ था? मम्मी में हुआ था। मम्मी के कहां हुआ था? लीवर में हुआ था। इधर देख, हो गया सर, पीतक बन गया यहां पर। हाँ सर, ये मम्मी के यकृत में क्या बन गया था? पीतक बन गया था। अब ये पीतक, इधर देख, ये पीतक गर्भाशय के पास आता है। गर्भाशय से होता हुआ ये इस बच्ची के अंदर जाता है। अपरा नाम सुना है? अपरा, हाँ सर, अपरा एक्सचेंज कराती है पोषणीय पदार्थों का। तो मम्मी के अंदर जो पीतक बना था लीवर में, वो पीतक मम्मी से होता हुआ उसकी बच्ची में आया। उसकी बच्ची में अपरा से होता हुआ उसके अंदर गया। उसके अंदर कहां पर गया? उसके अंडाशय में गया। अंडाशय में कहां गया? ध्यान से सुन, उस बच्ची के, उस मादा भ्रूण के अंडाशय में गया। उस मादा भ्रूण के अंडाशय में कहां चला गया? उसके अंडाशय में यहां पर जाकर एकत्रित हो गया था। किसमें? वो जो प्राथमिक अंडक जो थे, कौन थे? उस बच्ची के अंदर जो प्राथमिक अंडक थे, उस प्राथमिक अंडक के अंदर जाकर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो रिंग है, बालबियानी रिंग, इनके अंदर जाकर एकत्रित हो गया। अब मेरे प्रश्न का सोच आंसर क्या होएगा? मैंने प्रश्न ये पूछा था कि एक लड़की जब जन्म ले लेती है तो जन्म के दौरान उसके अंडाशय में क्या होते हैं? सर, प्राथमिक पुट्टिका होती है, जिसके अंदर कौन होते हैं? सर, प्राथमिक अंडक होते हैं। प्राथमिक अंडक
कौन सी अवस्था में रुके हुए हैं? मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की, डिप्लोटीन में रखे हुए हैं। अब वो जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक वो प्राथमिक अंडक को पोषण कहां से मिलेगा? तो सोच, उस प्राथमिक अंडक के अंदर पोषणीय पदार्थ है या नहीं है? क्या उस प्राथमिक अंडक के अंदर, ये जो प्राथमिक अंडक था, क्या उसके अंदर पोषणीय पदार्थ हमने डाल दिए? हां सर, डाल दिए। आया मजा? आया? अब सुन एक और कहानी। सोच, ये प्राथमिक अंडक आगे जाकर क्या बनाएगा? सोच, ये प्राथमिक अंडक आगे जाके क्या बनाएगा? द्वितीय अंडक आगे जाके क्या बनाएगा? अंडाणु, है ना? बनाएगा ना? इधर देख, प्राथमिक अंडक आगे जाकर क्या बनाएगा? द्वितीय अंडक, और फाइनली बाद में जाकर क्या बनेगा? सर, अंडाणु बनेगा। मैंने कहा यस। क्या प्राथमिक अंडक के अंदर, क्या इस प्राथमिक अंडक के अंदर पीतक था? क्या इसके अंदर पीतक था? क्या इसके अंदर यौक था? हां सर, यौक था कि नहीं था? हां सर, यौक था, है ना? प्राथमिक अंडक के अंदर क्या था? सर, पीतक मिल रहा था। याद रखना, भूल ना जाना, मानव अंडाणु जो होता है, मानव अंडाणु जो होता है वो कैसा होता है? अपीतकी होता है। उड़ी बाबा, कैसा होता है? एलिसीथल बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिसीथल बोलते हैं, अपीतकी। सर, इसका मतलब कि मेरे भाई, जब प्राथमिक अंडक के अंदर वो जो भोजन जो था, ये जो भोजन जो है, ये जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक यूटिलाइज हो जाएगा, सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये बचेगा? नहीं बचेगा। सारा का सारा पीतक यूज में ले लिया जाएगा, और फाइनली जो अंडाणु बनेगा उसके अंदर कोई भी पीतक नहीं होगा। तो भूल ना जाना, स्तनधारियों में, स्पेशली मानव में कैसे होते अंडे, कैसे होते अंडाणु, कैसे होते हैं? अपीतकी होते हैं। जबकि आपने देखे होंगे पक्षियों जो होते, पक्षी जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनके अंदर जो अंडे जो होते हैं कैसे होते हैं? उनमें पीतक मिलता है। हाँ, वो जो येलो कलर का पोर्शन तुमने देखा होगा, येलो कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। हाँ सर, लड़की इसको पोषण नहीं देगी क्या? तू बेटा लॉलीपॉप खा, लड़की इसको पोषण नहीं देगी क्या? जब उसके पास ऑलरेडी पोषण है तो लड़की उसको पोषण नहीं देगी। एक बोल रहा है सर पीतक क्या होता है, जय शर्मा बोल रहे पीतक क्या होता है। वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है। आज वापस से देखना, राघवेंद्र ठाकुर फिर से स्टार्ट हो गया। सर जो आपने एपीसी का वर्क बताया था मुझे अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ पाएगा तू, कितनी बार बता दिया, बैकलॉग सीरीज में बता दिया, क्लास में भी बता दिया, कितनी बार बता दिया और कितनी बार बताऊं तेरे को मैं। हाँ, जैसे एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया था तो नॉन एंडोस्पर्मिक बने थे, याद आ रहा है? हाँ ये सही बोला, ये सही पकड़ लिया। जैसे एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खा लिया था, भ्रूणपोषी बीज थे, भ्रूणपोष सारा का सारा यूटिलाइज कर लिया, ऐसे सारा का सारा पीतक यूटिलाइज कर लिया, खत्म। सर पीतक का कार्य क्या होता है बेटा? डमरू बजाता है, डमरू बजाएगा। तुम दिमाग नहीं चलाओगे, डमरू बजाता जाएगा। ये मत चलाओ तुम दिमाग, तुम अगले साल आना, अगले साल पढ़ना फिर, ठीक है? पीतक का कार्य क्या होता है, पीतक क्या होता है। भौंट दिमाग की जरूरत नहीं, मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं। भौंट दिमाग, जिनका दिमाग चलता नहीं है ना, जिनका दिमाग नहीं चलता वो पीछे होते जाएंगे दोस्त। इतनी लिमिट होती है, जब कोर्स स्टार्ट होता है तो लगभग 1-2 महीने तक आराम से पढ़ाया जाता है ताकि आप चीजों को समझें, कि आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं सीख पा रहे हैं, एक ही बार में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बार बार वही चीज, पीतक क्या है? अबे अभी तो बताया, तेरे सामने यहां पर लिखा है, यहां पर पीतक क्या है? पोषणीय पदार्थ है। फिर पूछ रहा है पीतक क्या है, फिर कह रहा है सर पीतक का कार्य क्या है। अरे मेरे भाई अभी तेरे को बताया, ये जो प्राथमिक अंडक जो था, ये जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक एक ही अवस्था में बना रहेगा, डिप्लोटीन अवस्था में एक कोशिका बनी रहेगी, ये प्राथमिक अंडक है। ये यौवन प्राप्ति तक ऐसे की ऐसी रहेगी एक कोशिका। तो इस कोशिका को पोषण कहां से मिला? इस कोशिका के अंदर पोषणीय पदार्थ डाल दिए। कौन? पीतक डाल दिया, पोषण ही तो है। हाँ जी, हाँ
सर ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, आपने बताया था। अरे बाबा, मेरे 4-5 बाल बचे, ये भी उखाड़ देता हूं कसम से। मैंने ये बोला था ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, या मैंने ये बोला था ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता। हाय, कहां जाए हम? बोलो, अंडमान जाएं कि निकोबार जाएं? है, मैंने ये बोला था माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, या ये बोला था सेंट्रियोल नहीं होता। सर जर्म तो नर में होती है, क्यों मादा में नहीं हो सकती? जब जर्म कोशिका, वो कोशिका जो आगे युग्मक बनाएगी, जब वो नर में हो सकती, मादा में नहीं हो सकती। वाह सर, रेफी क्या था? वो जो बीजांड जो था उसके अंदर पैरन कायमा की एक पतली सी स्तर होती है जिसका नाम होता है रेफी। सर ये सेल बड़ी नहीं होती इतने साल तक, ये सेल क्या वृद्धि अवस्था में चल रही है? सोच, क्या ये सेल वृद्धि अवस्था में चल रही है? चले, आ गया मजा? डन। फाइनली अब आप मुझे बताइए ध्यान से सोच समझकर कि एक लड़की जब यौवन प्राप्ति आएगी, 10 से 12 साल की हो जाएगी, सोच 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 सोच, एक लड़की जब 10 से 12 साल की होएगी, 10 से 12 साल की होएगी, 10 से 12 साल की होएगी, तो इस दौरान क्या होएगा? इधर देख, ये जो प्राथमिक अंडक जो थे, यहां पर लिखता हूं वापस से, जन्म के दौरान क्या मिल रहे थे? 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? एक अंडाशय की बात कर रहा हूं, दोनों अंडाशय की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका। और उस प्राथमिक पुट्टिका के अंदर कौन था? प्राथमिक अंडक था। और वो प्राथमिक अंडक कौन सी अवस्था में रुका पड़ा था? डिप्लोटीन में। ठीक है? अब जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक क्या होगा? सोच, प्यूबर्टी तक क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अंदर जो प्राथमिक अंडक है उनको पोषण मिल रहा है, वो जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर पूरा पोषण नहीं आ पाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर प्रॉपरली पीतक नहीं पहुंच पाएगा। तो अब जरा सोच, जिनके अंदर पीतक नहीं पहुंच पाया या बहुत कम मात्रा में गया, क्या वो प्राथमिक पुट्टिका के प्राथमिक अंडक नष्ट होते जाएंगे? सर वापस से फिर से सुन, मैंने कहा जन्म के दौरान 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी? प्राथमिक पुट्टिका, जिसके अंदर कौन थे? प्राथमिक अंडक थे, जिसके अंदर जो डिप्लोटीन अवस्था में रुके हुए थे, जिसके अंदर क्या मिल रहे थे? बालबियानी रिंग में पीतक मिल रहे थे। ठीक है, क्या सभी में मिल रहे थे? नहीं, सभी में नहीं मिल रहे थे। जिनमें नहीं मिल रहे थे या जिसमें कम मात्रा में पीतक पहुंचा, जिसमें कम मात्रा में पोषण पहुंचा, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। हाँ सर, तो फाइनली जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होएगा? सर प्राथमिक पुट्टिका नष्ट होती जाएंगी। और ये प्राथमिक पुट्टिका के नष्ट होने की प्रक्रिया को बोला जाता है गुरु, याद रखना, पुट्टिकीय जीर्णता। पुट्टिकीय जीर्णता अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। तो फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, पुट्टिकीय जीर्णता का मतलब क्या था? कि 1 से 1.5 लाख जो थी उनमें से धीरे 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 क्या होती जाएंगी? नष्ट होती जाएंगी। तो यौवन प्राप्ति पर कितनी रह जाएंगी? प्रत्येक अंडाशय में कितनी रह जाएंगी? लगभग 60 to 80,000 क्या रह जाएंगी? प्राथमिक पुट्टिका, जिसके अंदर कौन? प्राथमिक अंडक, जो कौन सी अवस्था में रुका पड़ा है? डिप्लोटीन अवस्था में रुका पड़ा है। आई होप आपको ये 60 to 80,000 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
आ गया, कोटा का फील आ गया, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। सर मियोसिस 2 कब होएगा? तेने मियोसिस 1 करा दिया? करा दिया क्या? बहुत जल्दी रेलगाड़ी भाग रही है तेरी, है? मियोसिस 2 कब होएगा? तुषार कुमार बोल रहे मियोसिस 2 कब होएगा? मियोसिस 1 करा दिया क्या तूने? है बता, करा दिया? नहीं कराया ना, तो पहले वो तो करा ले, फिर मियोसिस 2 भी कराएंगे। हाँ जी सर, अगर सारी बची रहे तो? बेटा अगर सोच, अगर मेरी खोपड़ी पर बाल आ जाए तो? सोच, लॉजिक भी होता है ना कि जितना पोषण बना है वो सारी को नहीं मिल रहा, तो वो जीर्णता की ओर बढ़ रही है, यानी खत्म होती जा रही है। ऐसे थोड़ी ना हर चीज में अगर लगा दे तो। सोच, अगर मेरी उम्र 300 साल हो जाए तो? नहीं पॉसिबल है ना, है ना? तो हर चीज में अगर नहीं लगाया जाता ना। जरूरी थोड़ा ना कि हम 3 इडियट्स के हर चीज में बोले कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ जी चल आगे बढ़ते हैं। 1 से 1.5 लाख प्राथमिक पुट्टिका से लगभग 60 to 80,000 क्या रह गई हैं? प्राथमिक पुट्टिका रह गई हैं, और ये पुट्टिकाएं धीरे धीरे खत्म हो गई थी, क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ यही नहीं, पोषण ही नहीं, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक मेजर कारक जो होता है वो ये होता है कि पी तक का पहुंच नहीं पाता है, पोषण नहीं मिल पाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? कहानी तो अब स्टार्ट होएगी मेरे दोस्त। यहां तक की बातें तो सिंपल थी। मधु नाम से जो लड़की है, क्या तुमको ये चीज समझ में आई? यहां तक की बातें अभी सिंपल थी, यहां तक की बातें अभी सिंपल थी। अब कॉम्प्लिकेटेड तो अब आएगी। अब हो चुकी है एक लड़की में यौवन प्राप्ति। क्या हो गई है? एक मादा में यौवन प्राप्ति हो गई है। वो लड़की 10 से 12 साल की हो गई है। अब आप मुझे बताइए, जैसे एक लड़की 10 से 12 साल की हो जाती है, एक मादा में यौवन प्राप्ति आ जाती है, तो उसके अंदर एक चक्र चलता है, पता है ना? हाँ सर, आर्तव चक्र पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। जैसे ही मादा में यौवन प्राप्ति होती है तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH। GnRH अग्र पीयूष को प्रेरित करता है, क्या निकालने के लिए? 2 हार्मोन, LH और FSH। कौन से? LH और FSH। क्या ये चीज मुझे वापस से बतानी पड़ेगी? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर ये तो नर में भी हुआ था, सेम टू सेम मादा में भी होएगा, बट तूने इतना सा फर्क देखा, नर में यौवन प्राप्ति और मादा में यौवन प्राप्ति किसमें जल्दी होती है? मादा में यौवन प्राप्ति कंपैरेटिवली नर से जल्दी हो जाती है। यहां 10 से 12 साल में हो जाती है, वहां लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है। अब सर ऐसा क्यों हुआ? हार्मोनल प्रक्रिया है मेरे भाई, हार्मोन जल्दी रिलीज होएगा। कौन सा? GnRH मादाओं में। फाइनली अब क्या रिलीज हो चुका है? LH और FSH। अब इन दोनों के कार्य देखेंगे। सबसे पहला कार्य देखेंगे मेरे भाई FSH का। कौन सा कार्य देखेंगे? FSH का। अब आप मुझे बताइए, अरे सोच समझ कर बताइए, दिमाग लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। दिस इज अंडाशय। किसका अंडाशय? उस बच्ची का जो अब 10 से 12 साल की हो चुकी है। ठीक है, ये उसका अंडाशय है। मुझे बता, इस अंडाशय में क्या मिल रहे हैं? जल्दी से बता दे, फटाफट बता दे। इस अंडाशय में क्या मिल रही है? सर प्राथमिक पुट्टिका मिल रही है। क्या मिल रही है? प्राथमिक पुट्टिका मिल रही है ना? जो अभी कौन सी अवस्था में रुकी हुई थी, जिसके अंदर प्राथमिक अंडक कौन सी अवस्था में रुका हुआ? डिप्लोटीन में। हाँ सर, डिप्लोटीन में रुका हुआ है, रुका हुआ है। हाँ सर। अब क्या होएगा? सबसे पहला कार्य किसका? FSH। FSH क्या कराएगा गुरु? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, FSH के कई सारे काम होंगे, जिसमें से पहला फंक्शन हम देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं। और अब आप मुझे बताइए क्या कराएगा? सर प्राथमिक अंडक में मियोसिस
1 कंप्लीट कराएगा। प्राथमिक अंडक में मियोसिस 1 जो है उसे कंप्लीट कराएगा। समझ में आएगा? हाँ जी। कौन सा मियोसिस? सेकंड नहीं, अभी तो फर्स्ट ही नहीं हुआ। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कराएगा। अब इधर देख, ये प्राथमिक अंडक जो द्विगुणित था, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा है, और बाहर कौन है? ये कौन सी कोशिकाएं थी सर? पुटकीय कोशिकाएं थी। मैं फटाफट बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा इतना वो रखिएगा, ठीक है। और बेसल लेमिना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ जी, सोच क्या होएगा इस कोशिका के अंदर? सर मियोसिस 1 होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर। रुक जा मेरे भाई विकास प्रजापति, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड चीज आनी है, तुम्हें अभी डॉक्टर बनाएंगे। देख ये कौन है सर? ये प्राथमिक अंडक था ये, और इस प्राथमिक अंडक के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होएगा। सोच, मियोसिस 1 कंप्लीट होएगा तो तेरे पास 2 केंद्रक बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और दोनों अगुणित होंगे या नहीं होंगे? सोच। हाँ भाई बोल जल्दी से, सोच जल्दी से। प्राथमिक अंडक के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, यानी प्रोफेज 1 हो गई, मेटाफेज 1 हो गई, एनाफेज 1 हो गई, टीलोफेज 1 हो गई, कैरियोकाइनेसिस हुआ है ना। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये क्या थे? कैरियोकाइनेसिस के भाग थे ना, थे ना। अब सोच, कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब इसके बाद क्या कराएगा? इसके बाद क्या कराएगा? साइटोकाइनेसिस होएगा, और साइटोकाइनेसिस असमान होता है। कैसा होता है? असमान। कुछ इस तरीके से, एक बनेगी छोटी कोशिका, एक बनेगी बड़ी कोशिका। क्या? एक बनेगी छोटी कोशिका और एक बनेगी बड़ी कोशिका, और दोनों कैसी हैं गुरु? अगुणित है। और बाहर क्या मिल रहा है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा भी नहीं आएगी, अभी बाद में आएगी कोरोना रेडिएटा। अभी कोरोना रेडिएटा नहीं आएगी मेरे दोस्त। कोरोना रेडिएटा की बात हम बाद में करेंगे। ये कौन है? हमारी पुटकीय कोशिका। डन। अब जरा सोच, यहां पर ये जो साइटोकाइनेसिस असमान हुआ है, जिससे एक छोटी कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका बनी। जो छोटी कोशिका है उसका नाम है, कौन बताएगा? और बड़ी कोशिका उसका क्या नाम है? कौन बताएगा? जो बड़ी कोशिका है उसका नाम है द्वितीय अंडक, और जो छोटी कोशिका है उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय काय। अब मुझे पता है कई बच्चे जो पढ़ते कम है और क्वेश्चंस ज्यादा उठाते हैं, पढ़ाई कम करते, याद कम करते, लेकिन हर चीज में क्वेश्चन मार्क ज्यादा खड़ा करते हैं। सर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ सर ऐसा? उनको पुरानी चीजें याद नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर, ये बताओ। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। एक चीज लिखी हुई है यहां पर। कहां गई? अरे भैया लाया हूं कि नहीं लाया? ढेंका चिका ढेंका चिका ढेंका चिका ढेंका चिका ए। अरे कहां गायब हो गया? टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? रुको 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 रुको, अभी दिखा रहा हूं। एक सेकंड दिखा रहा हूं। एक सेकंड दिखा रहा हूं। एक सेकंड दिखा रहा हूं मेरे भाई, दिखा रहा हूं। हाँ ये रहा। और अच्छा मैंने ये भेजा ही नहीं था, ये देख लो। आजा 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 आजा, आ गया। पांच 19 पे आई है।
लोड। ये उन बच्चों के लिए है जो ये पूछते हैं कि सर क्यों वो छोटी कोशिका बनी, बराबर विभाजन क्यों नहीं हुआ, पूछेंगे ना सर वो छोटी कोशिका क्यों बनी, एक छोटी बनी एक बड़ी बनी, ऐसा क्यों हुआ। अरे चल भाई, तो उनके लिए जवाब हाजिर है और वो जवाब है ये आपके लिए, ये मैं लेकर आया हूं। और यहां पर सिर्फ एक लाइन पढ़नी थी, क्या, ये वाली, असमान साइटोप्लाज्मिक विभाजन। साइटोप्लाज्मिक विभाजन मींस साइटोकाइनेसिस। असमान हुआ है ना, असमान साइटोप्लाज्मिक विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि अंडे में पर्याप्त पोषक तत्व हो। क्या, जो अंडा बनेगा उसके अंदर भरपूर पोषणीय पदार्थ रहे। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देख इधर देख, मैंने कहा मान ले इमेजिन कर, यहां पर अगर साइटोकाइनेसिस बराबर होता तो तेरे पास 2 कोशिका बनती है, आधा पोषण इसमें, मतलब कोशिका द्रव्य, आधा कोशिका द्रव्य इधर है ना। अब हमें जो अंडाणु बनाना है ना, अंडाणु, उस अंडाणु के अंदर पोषणीय पदार्थ ज्यादा होने चाहिए। उस अंडाणु के अंदर जो पोषणीय पदार्थ है ज्यादा होने, क्यों, क्योंकि वही अंडाणु आगे चलकर शुक्राणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाने वाला है। तो अंडाणु के अंदर ज्यादा से ज्यादा फूड रिजर्व होना चाहिए, फूड मटेरियल होना चाहिए। वो कब होएगा, जब विभाजन बराबर होएगा या ये कंडीशन होएगी। खुद सोच, सारा इसका पोषण इसमें डाल दूं, भरपूर पोषणीय पदार्थ इसमें होएगा, ये आगे जाकर अंडक बनाएगा, तो कंडीशन कौन सी सक्सेसफुल रहेगी पोषणीय पदार्थ अंडाणु में लाने के लिए, दिस वन कि दिस वन। सर दिस वन। इसीलिए यहां पर विभाजन कैसा हुआ है, असमान हुआ है, जिसमें एक छोटी कोशिका बनी एक बड़ी कोशिका बनी। जो छोटी कोशिका बनी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम ध्रुवीय कराए, फर्स्ट पोलर बॉडी। सर इसका क्या होता है, बेसिकली ह्यूमंस में ये नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, ये इस तरीके से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये कौन है, द्वितीय अंडक बन गया। चलो जी, हाँ जी, डन, कोई तकलीफ नहीं, चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये प्राथमिक पुट्टिकाएं कितनी मिल रही थी, 60 to 80,000 मिल रही थी। देखिए ये टॉपिक इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। क्या कि एक लड़की जब यौवन प्राप्ति कर लेती है, मैं एक वो लड़की हूं मान ले जिसने यौवन प्राप्ति कर ली, ये मेरा अंडाशय है जिसके अंदर 60 से 80 हजार कौन है, प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं, जिसके अंदर कौन थी, प्राथमिक अंडक थे। हाँ सर। अब उस मादा में जैसे प्यूबर्टी आ जाएगी तो उसके अंदर एक चक्र चालू होएगा जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। और इस आर्तव चक्र जो लगभग 28 से 29 दिन का होता है, इस 28 से 29 दिन के इस चक्र में इस 60 to 80,000 में से एक, सिर्फ एक, ध्यान से सुन ले प्लीज, ध्यान से सुन ले प्लीज। क्या पता मैं अपनी इंफॉर्मेशन तेरे पास कन्वे कर पा रहा हूं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से देख। एक फीमेल, मैं वो फीमेल हूं जिसके अंदर यौवन प्राप्ति हुई, ठीक है। मेरे अंडाशय में क्या मिल रही थी सर, प्राथमिक पुट्टिका मिल रही थी। कितनी मिल रही थी, एक अंडाशय में 60 to 80,000 मिल रही थी। हाँ सर। मेरे अंदर जैसे यौवन प्राप्ति होएगी, मेरे अंदर ये हार्मोन रिलीज होंगे और मेरे अंदर एक चक्र स्टार्ट हो जाएगा जो 28 दिन का होता है, ठीक है। चलो, मेरे अंदर वो चक्र स्टार्ट हुआ। अब उस चक्र में क्या हुआ, उस चक्र में एक प्राथमिक पुट्टिका, सारी नहीं, एक प्राथमिक पुट्टिका जो थी, उस एक प्राथमिक पुट्टिका के अंदर जो प्राथमिक अंडक जो था वो किसमें बदला, द्वितीय अंडक में बदला। सिर्फ एक, ओनली वन। किसमें बदला सर, द्वितीय अंडक में बदला। किसमें बदला, द्वितीय अंडक में बदला। क्या यहां तक की प्रक्रिया आपको समझ में आई है?
हाँ जी सर, आर्तव चक्र सिर्फ ह्यूमंस में होते हैं? नहीं बेटा, 3 जीवों में, याद रखना, जिनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं, ह्यूमंस, मंकीज और एप्स। मनुष्य, बंदर और कपी। सर कपी क्या होते हैं? बंदर से अलग होते, पूंछ नहीं होती है, बड़े होते, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, गिबॉन, ये होते कपी। तो कपी, एप्स, मंकीज बंदर और मनुष्य, इनमें मादाओं में क्या होता है? आर्तव चक्र होता है। हाँ बोल मेरे भाई। हाँ जी सर, कैपेसिटेशन कहां होती है? मादा के जनन पथ में होती है। सर डॉग भी है, डॉग प्राइमेट नहीं है, डॉग नॉन प्राइमेट है, उसके अंदर आर्तव चक्र नहीं होते। तो सर कोई और चक्र होता है? हाँ, उसके अंदर जो चक्र होता है उसका नाम होता है मध चक्र, ईस्ट्रस साइकिल, जो एक सीजन में होता है, पर्टिकुलरली सीजन में होता है। नहीं होती प्रदीप वर्मा ऐसे। हाँ जी बोलिए, मैं जो चीज पूछ रहा हूं यहां तक चीज समझ में आई क्या? हाँ जी सोच, ये जो प्राथमिक पुट्टिका थी, उस प्राथमिक पुट्टिका से अंदर जो प्राथमिक अंडक जो था, वो प्राथमिक अंडक जो था, उस प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होएगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें से एक छोटी होएगी एक बड़ी होएगी, क्या बन जाएगा? द्वितीय अंडक बनेगा कि नहीं बनेगा? ये चीज समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब रुक जा, रुक जा, टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देख, ये जो मैंने तेरे को सारी बात बताई है ये जो मैंने तेरे को सारी बातें बताई हैं इनको 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भूल जा। ये जो सारी बातें बताई हैं, कौन सी? ये वाली, कि ये जो प्राथमिक अंडक है ये द्वितीय अंडक और प्रथम ध्रुवीय काय में बदलेगा। 2 मिनट के लिए भूल जा, अभी सिर्फ इतना सा देख। ये कौन? प्राथमिक अंडक, है ना? उसके बाहर कौन? जोना पेलुसिडा। बाहर कौन है? जोना पेलुसिडा है, ठीक है। और बाहर कौन थी? पुटकीय कोशिका थी, है ना? यही बताया था ना? हाँ सर, 5:30 हो गए हैं, अभी रुक जा, ठीक है। ये पुटकीय कोशिका, ये जोना पेलुसिडा, ये प्राथमिक अंडक है। हमने जो अभी बात करी वो ये बताया मैंने आपको कि प्राथमिक अंडक जो था, वो प्राथमिक अंडक जो है वो किसमें बदलेगा? सर द्वितीय अंडक और प्रथम ध्रुवीय काय। लेकिन ये होने से पहले, ये सारा काम होने से पहले एक घटना और घटेगी। सर क्या घटेगी? वो ध्यान से सुन। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स जो थी, पुटकीय कोशिका जो थी, इन पुटकीय कोशिकाओं को ये हार्मोन, कौन सा? FSH, ये हार्मोन पहले ये कार्य करेगा। मैंने, माफ करिएगा, मैंने पहले आपको ये वाला कार्य बता दिया है, ये वाला कार्य बता दिया, माफ करिएगा, ये बाद में होएगा, पहले दूसरा कार्य होएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, अपन इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कल जब मैं आऊंगा, कल कितने बजे क्लास होएगी मेरे भाई? कल होएगी 3 बजे क्लास। और कल 3 बजे जो क्लास होएगी वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, देख यहां से। कल जो 3 बजे क्लास होएगी उसको मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। कौन? ये कौन है? प्राथमिक पुट्टिका है, ठीक है। 60 से 80 हजार बची हुई है, कहां पर? सर यहां पर। ये 60 से 80 हजार बची हुई है यहां पर, ठीक है। ये प्राथमिक पुट्टिका जो है उसके अंदर ये कौन है? सर ये प्राथमिक अंडक है। कौन है ये? प्राथमिक अंडक है। ये कौन है? सर ये जोना पेलुसिडा है। और ये कौन है? सर ये ग्रेनुलोसा कोशिका या पुटकीय कोशिका है।
फॉलिकुलर सेल्स, पुट्टिकीय कोशिका। ठीक है, अपन यहां से कल स्टार्ट करेंगे। ये वाले जो चीज जो है आपको समझ में आ गई है, लेकिन ये सेकंड स्टेप होएगा, माफ करना मैंने आपको पहले बता दिया। ये मेरे को है ना सेकंड स्टेप बताना था। फर्स्ट स्टेप एफएसएच एक दूसरा काम पहले करेगा, और वो क्या काम करेगा वो हम देखेंगे। क्या कि एफएसएच जो होएगा वो इस प्राथमिक पुट्टिका से क्या बनाएगा, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका, वो बनवाएगा कौन, एफएसएच। तो वो पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ना था कौन सा, ये वाला। तो कोई बात नहीं, अपन कल इसको 3 बजे कल क्लास होगी, उसमें यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। हाँ जी सर, इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश में ऑलरेडी सारी चीज बता दी है दोस्त, एक एक चीज इंग्लिश में बता दी है। चलो जी, ठीक है। तो ये प्राथमिक पुट्टिका कल हम पढ़ेंगे। प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, ग्राफिन पुट्टिका का निर्माण कैसे होएगा, कौन कराएगा, प्राथमिक पुट्टिका और द्वितीय पुट्टिका में क्या डिफरेंस है, द्वितीय से जब तृतीय बनेगी उसमें क्या होएगा, द्वितीय में क्या बनेगा, तृतीय में क्या बनेगा, ग्राफिन पुट्टिका में क्या बनेगा, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। डिस्कस प्रोलीगेरस क्या होता है, क्यूमुलस ऊफोरस क्या होता है, थीका इंटरना क्या होती है, थीका एक्सटर्ना क्या होती है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे 3 बजे। आइएगा जरूर। आज मजा आया, स्पीड ठीक थी, A to Z कंसेप्ट समझ में आया, इसको वापस से रिवाइज करिएगा। टेस्ट में क्या आएगा, जो अब तक सारा पढ़ाया है। ठीक है, डन। क्या ऊगोनिया और प्राइमरी oocyte दोनों एक ही है बेटा? तू वापस से लेक्चर देख, दोनों एक कैसे हो जाएंगी। ऊगोनिया वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनाती है। मनुष्य के पूर्वज कौन थे? कपी थे मेरे भाई, कपी। चलो जी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।